हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और उसका कारण यह है कि एक 19 वर्षीय युवती की लाश चीला नहर जो ऋषिकेश में है वहाँ से मिली थी और शंका यह जताई जा रही है कि उसकी हत्या रिसोर्ट मालिक और उसके अन्य दो साथी ने मिल करके किया था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा सर्विस करने से मना कर दिया, अर्थात वो अपने शरीर को बेचना नहीं चाहती थी, जैसा कि व्हाट्सएप चैट से पता लगता है। और इसके कारण से उसके रिसोर्ट को बुलडोजर से तोड़ा भी गया है, कुछ लोगों ने आग भी लगाया था, आरोपियों के साथ में मारपीट भी की गई, पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और काफी दिनों तक चक्का जाम हुआ ऋषिकेश में और अन्य जगह। और सरकार ने इस प्रकरण में द्रुत गति से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीआईजी की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एसआईटी का गठन किया है और जो द्रुत गति से काम कर रही है और उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मृत्यु 3 प्रकार से होती है। पहला एक्सफिक्सिया, जिसमें कि श्वास अवरोध होने से मृत्यु होती है और यह अक्सर डूबने से मृत्यु होती है, या कोई अगर फांसी लगा लेता है तो उसमें भी श्वास अवरोध होता है। दूसरा होता है कोमा, जब किसी व्यक्ति का ब्रेन डेथ हो जाता है। और तीसरा होता है सिनकोप, जब हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, जैसे हार्ट अटैक से आप सुनते हो कि किसी की मृत्यु हो गई। देयर आर 3 मोड्स ऑफ डेथ और ड्रोनिंग जो है वो एक्सफिशियल डेथ है। दोस्तों, डूबने से मृत्यु के 2 प्रकार हैं। क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु एंटीमार्टम ड्रोनिंग से हुई है या पोस्टमार्टम ड्रोनिंग से हुई है? अक्सर अपराधी अपने अपराध को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि मृतक को मारपीट करके या हाथ बांध करके और फिर तालाब में, कुएं में डाल देते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि ग्वालियर में मेरे पास एक दिन एक नेता आया जो उस मोहल्ले का नेता था, बोरापुर थाना क्षेत्र का, और वो शाम को 8 बजे मेरे से बातचीत करके गया और सुबह में मुझे थानेदार ने जानकारी दी कि पुराने ज़माने का सिंधिया राजवंश के समय का एक कुआं जिसका कि कोई उपयोग नहीं करता था, उसमें एक लाश तैर रही है। और जब मैं वहाँ घटनास्थल पर गया तो देखा कि लाश औंधे मुंह है, और जब मैंने लाश को बाहर निकलवाया तो देखा कि वही नेता था जिससे मेरी बात रात के 8 बजे में हुई थी। और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि जब वह नेता मुझसे बात करके अपने घर तरफ जा रहा था तो उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो मोड़ था वहां पर बदमाश 4-5 लड़के छुपे हुए थे और उन्होंने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। उस नेता को ला करके वहां से 2-3 किलोमीटर दूर कुएं में डाल दिया और उसका स्कूटर करीब 8-10 किलोमीटर दूर में जाकर फेंक दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि इन 4-5 लड़कों में एक लड़का ग्वालियर चंबल के दुर्दांत डकैत मलखान सिंह का एक बेटा भी था। और ये सभी लड़के इस नेता से खुन्नस खाए हुए थे, क्योंकि वह नेता इन लड़कों की जो गलत जो कारगुजारियां मोहल्ले और बाहर होती थी उससे वो खफा रहता था। अभी जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकिता भंडारी का मिला है, पीएम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मृतका को जो चोट आई है वह उसे जीवितावस्था में चोट आई है। चोटों का अभी डिटेल खुलासा नहीं हुआ है। दूसरा, चोट के प्रकृति के बारे में उन्होंने कहा कि ब्लंट फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, मतलब भोथरे हथियार का इस्तेमाल हुआ है।
उसमें डंडा का भी इस्तेमाल हो सकता है, हाथ का भी इस्तेमाल हो सकता है, पत्थर का भी इस्तेमाल हो सकता है, कंट्यूजन हो सकता है। ये चोट का क्या प्रकृति है उसके बारे में जब डिटेल पीएम रिपोर्ट आएगा तो उसमें पता लगेगा। पीएम करता डॉक्टरों ने यह लिखा है कि मृतका की मृत्यु एंटीमार्टम एक्सफिक्सिया से हुआ है, अर्थात उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग से नहीं हुआ है। दोस्तों, पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को मार करके पानी में डाल दिया जाता है, कुएं में डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है, तालाब में डाल दिया जाता है, जैसे भी अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो यहां पर पीएम रिपोर्ट यह बताता है कि मृतका की जो मृत्यु हुई है वो एंटीमार्टम ड्रॉनिंग से हुई है। ड्रॉनिंग में तो एक्सफिक्सियल डेथ होता है, तो उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है और चोट का भी उल्लेख किया है। पुलिस ने अपने पूछताछ में यह बताया कि जब उन्होंने आरोपियों से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि मृतका को उन्होंने धक्का दे दिया और मृतका को जब झगड़ा चल रहा था, उनके बीच में वाद विवाद हो रहा था, तो उसी बीच में उन्होंने धक्का दे दिया और जिससे मृतका नहर में गिर गई और इसके कारण से डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मृतका 6 दिन से लापता थी और उसके बाद में पिछले शनिवार को उसकी लाश मिली। अभी उसका दाह संस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, अब जैसे कि अभी आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल किया, तो प्रश्न ये होता है कि यदि मृतका की मृत्यु एंटीमार्टम ड्रॉनिंग से हुई है तो क्या वो एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है या सुसाइडल है? अर्थात क्या उसने आत्महत्या किया है, क्या उसकी मृत्यु दुर्घटना से हुई है, या क्या उसकी हत्या डुबा करके की गई है? ये 3 चीज को चिन्हित करना होगा पुलिस को और उसे सिद्ध करना होगा कोर्ट में, तभी आरोपियों को सजा मिल पाएगी। तो दोस्तों, होमिसाइडल एंटीमार्टम ड्रॉनिंग में लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण यह है कि मारपीट की, जैसे कि अभी उसमें पीएम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्लंट फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, माने किसी भोथरे हथियार का इस्तेमाल हुआ है। तो चोट के निशान जरूर होने चाहिए अगर वो होमिसाइडल है, लेकिन एक्सीडेंटल में चोट के निशान नहीं होते हैं। और उसी तरह से सुसाइडल एंटीमार्टम ड्रॉनिंग में भी चोट के निशान नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, जो कुआं में कूदने जा रहा है या जा रही है, तो वो उसके शरीर पर कोई निशान तो आएंगे नहीं। हाँ, यह भी हो सकता है कि जब वो कुआं के सतह अगर कम पानी हो और वो गिरे और सीधे उसके सतह से टकराए तो वहां चोट आ सकती है, लेकिन अमूमन एंटीमार्टम ड्रॉनिंग में जो एक्सीडेंटल या सुसाइडल नेचर होता है उसमें किसी प्रकार का चोट का निशान मृतक या मृतिका के शरीर पर नहीं पाया जाता है, लेकिन होमिसाइडल में पाया जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है और इसे केस डायरी में विस्तृत रूप से लिखना चाहिए। चोट का प्रकार, दोस्तों, पुलिस किसी भी मृतक या मृतिका का मर्ग पंचनामा करती है और उसमें वह मृतक या मृतिका के शरीर का पूरा ब्यौरा लिखती है। डॉक्टर के द्वारा जो पोस्टमार्टम की जाती है वो तो उनके द्वारा लिखा ही जाता है, लेकिन पुलिस के अधिकारी के द्वारा भी पूरा डिटेल विवरण लिखा जाता है और यह जरूरी है ताकि पुलिस या डॉक्टर के द्वारा कोई भी चीज छूटे नहीं। दोस्तों, दूसरा जो लक्षण है वो यह है कि जब होमिसाइडल जो ड्रॉनिंग होगा उसमें कपड़े के साथ में हैवी चीज जैसे पत्थर या ईंट या लोहे के टुकड़े उसमें बांध दिए जाते हैं ताकि मृतक या मृतिका तैर नहीं पाए, वो भार से पानी में डूब जाए। लेकिन ऐसा लक्षण एक्सीडेंटल या सुसाइडल ड्रॉनिंग में नहीं पाया जाता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि सुसाइडल ड्रॉनिंग में भी जिनको कि स्विमिंग करने आता है वो क्या है कि अपने शरीर में कोई भारी चीज भी बांध लेते हैं। तो वहां पर पुलिस अधिकारी को यह देखना होगा कि जो व्यक्ति खुद किसी भारी चीज को बांधेगा या जिस भारी सामान को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बांधा जाएगा, दोनों में फर्क हो जाएगा। जैसे गठान में फर्क होगा,
जैसे डायरेक्शन में फर्क होगा, तो ये सारी बातों का उल्लेख केस डायरी में जरूर लिखना चाहिए। दोस्तों, अधिकांश जो एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग होता है वो नशापत्ती करने वाले के द्वारा किया जाता है, या जिसको मिर्गी की बीमारी होती है। जैसे कि मेरे एक रिश्तेदार का आज से करीब 15-20 साल पहले जब वो तालाब में नहाने के लिए गए थे सुबह 6 बजे में, वहां पर उस समय कोई नहीं था, और उसी समय में उनको मिर्गी का दौड़ा आया और वो वहीं पर डूब के मर गए। इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कि दुबई में जब प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी बाथ टब में मृत पाई गई थी, और उसका कारण लोगों ने यह बात किया कि वो ड्रंक थी, इंटॉक्सिकेटेड थी, और उस अवस्था में बाथ टब में थी, और जिसमें उसकी अनकॉन्शियस हालत में डूबने से मृत्यु हो गई। बहुत सारे मामले, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में 15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में के चपेट में मर गए हैं। इतनी ज्यादा भीषण बाढ़ आई। अपने देश हिंदुस्तान में भी हर साल हजारों आदमी बाढ़ में मारे जाते हैं, खास करके पूर्वी भारत में, बिहार में। तो ये सारे जो मृत्यु होते हैं डूबने से वो एक्सीडेंटल होते हैं, दुर्घटनावश होते हैं। ये कोई होमिसाइडल ड्रोनिंग नहीं होता है। दोस्तों, एक आम आदमी को जानकारी मिलना चाहिए कि एंटीमार्टम ड्रोनिंग और पोस्टमार्टम ड्रोनिंग में अंतर क्या होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला पॉइंट यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एंटीमार्टम ड्रोनिंग से हुई है, माने जीवितावस्था में जब वो डूबा है, अगर उस लाश को आप बाहर निकालेंगे तो उसके नाक से सफेद झाग निकलेंगे, मुंह से झाग निकलेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम ड्रोनिंग हुई है, मतलब मार करके उसको पानी में फेंक दिया गया है, तो उसमें आपको इस तरह के लक्षण, सफेद झाग वगैरह जिसको अंग्रेजी में फ्रॉथ कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो अंतर है वो है कैडबरिक स्पाज्म, माने शरीर का ऐंठन। एंटीमार्टम ड्रोनिंग में आपको शरीर में ऐंठन मिलेगा, दैट विल बी प्रेजेंट, लेकिन जो पोस्टमार्टम ड्रोनिंग है उसमें ये लक्षण आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, एंटीमार्टम ड्रोनिंग में मृतक के लंग्स माने फेफड़े में आपको वाटर और ब्लड स्टेन दोनों का मिक्स मिलेगा, बल्कि हो जाएगा लंग्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी पिए हुए हैं। लेकिन ऐसा लक्षण आपको पोस्टमार्टम ड्रोनिंग में नहीं मिलेगा। जब भी एंटीमार्टम ड्रोनिंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके पेट में, उसके आंत में आपको जो अलगी है, जैसे शैवाल पानी में मिलते हैं, या मड है, कीचड़, वो भी आपको मिलेगा। बहुत तादाद में पानी भी मिलेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम ड्रोनिंग में ये लक्षण आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, एंटीमार्टम ड्रोनिंग में किसी मृतक के कान का जो मध्य का जो पर्दा है उसमें खून का स्राव होने लगता है, हेमरेज। लेकिन पोस्टमार्टम ड्रोनिंग में यह लक्षण आपको नहीं मिलता है। और कान का पर्दा फटता क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर। दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है डाइटम टेस्ट, और जो पीएम करता है, जो डॉक्टर हैं, वो शरीर में मिले हुए पदार्थ को, खास करके फ्लूइड का टेस्ट करते हैं, और वो उसको बोलते हैं डाइटम टेस्ट। दोस्तों, और उसके लिए जरूरी है कि जहां पर मृतक या मृतका की लाश मिली है, जिस जगह पर, वहां से अलग से एक पानी का नमूना भी लिया जाए, और उस पानी के नमूने को और मृतक के शरीर में जो पानी मिला है, क्योंकि जब मृतक एंटीमार्टम ड्रोनिंग से मरेगा तो उसमें क्या होगा कि इसके शरीर में दूर दूर तक, किडनी में, लंग्स में और शरीर के अन्य हिस्से में अलगी, जिसको शैवाल कहते हैं, वो मिलेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मार करके हत्या कर दिया गया है तो उस स्थिति में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि शरीर के अंदर जो फ्लूइड मिला है, और फ्लूइड मिक्स जो अलगी या और वीड्स या और जो भी मिला है, उसका मैचिंग वहां पर जहां पर ये लाश मिला है, वहां के पानी का नमूना से दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मृतक की मृत्यु जीवितावस्था में हुई है, मतलब एंटीमार्टम ड्रोनिंग हुई है, और यह सबसे बड़ा साक्ष्य है। दोस्तों, कोर्ट में पुलिस अधिकारी को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? पहला, जो रिसोर्ट के अन्य स्टाफ हैं उनके बयान लेने पड़ेंगे, और बयान में यह बताना होगा कि
ये चारों मैंने 3 आरोपी और मृतका एक साथ किस वाहन का उपयोग करते हुए गए, कब गए, उस समय कौन कौन लोगों ने उन लोगों को जाते हुए, बाहर जाते हुए देखा। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ तो उसका फुटेज भी बरामद किया जाए ताकि वो एविडेंस के रूप में काम करेगा। दूसरा कि जब वापस में वो तीनों लड़के जो अभी गिरफ्तार हुए हैं जब रिसोर्ट आए तो वो कब आए, उनका टाइमिंग क्या था, उन्होंने चौथे व्यक्ति मतलब मृतका के मिसिंग का कारण क्या बताया, क्या उसने अपराध को छिपाने के लिए अपने अन्य स्टाफों को बताया। अगर यह बताया तो धारा 201 आईपीसी तो लगना ही चाहिए। इसके अलावा अभी यह बताया गया कि मृतका की खोजबीन आरोपियों के निशानदेही पर किया गया है और आरोपी अगर कोई बयान पुलिस के समक्ष देता है तो वो एविडेंस एक्ट के धारा 24, 25, 26 में ये मान्य नहीं होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट से किसी चीज की डिस्कवरी होती है 27 एविडेंस एक्ट में तो वो एडमिसिबल है। और चूंकि मृतका को पानी से निकालने की कार्रवाई आरोपियों के निशानदेही और उनके बयान के आधार पर हुई है तो उनका कन्फेशन, जहां तक रिकवरी का सवाल है, वो मान्य होगा। दोस्तों, पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आरोपियों ने यह स्वीकार किया, मैंने कन्फेस किया कि आरोपियों और मृतका के बीच में चीला नहर के पास में वाद विवाद हुआ और उसके बाद में आरोपियों ने धक्का दे दिया और जिसके कारण से नहर में गिरने से और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। अभी यह भी पता लगा है कि मृतका का एक दांत गायब है। हो सकता है कि वहां पथरीली इलाका है और चूंकि 5-6 दिन के बाद में लाश मिली है तो पत्थर उतर के टकराने से दांत गायब हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो कि चूंकि मृतका को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा, स्वतंत्र विटनेस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आरोपी ये कह सकते हैं कि मृतका का फिसलने से वो पानी में गिर गई और जिस कारण से उसकी डूबने से मृत्यु हुई। तो वो तीनों आरोपी इस घटना को एक एक्सीडेंट का रूप दे सकते हैं कोर्ट में। तो उसके लिए पुलिस को यह करना चाहिए कि जो जांच के दौरान अर्थात विवेचना के दौरान यह देखा जाए कि इन तीनों में से सबसे कम भागीदारी किसकी रही है और उसको धारा 306 सीआरपीसी के तहत में अप्रूवर बनाया जाए, सह अपराधी, और उनके बयान के आधार पर अगर वो पुलिस या प्रोसिक्यूशन के पक्ष का समर्थन करते हैं तो ऐसी स्थिति में अन्य 2 आरोपियों को मर्डर के आरोप में सजा से दंडित किया जा सकता है, आजीवन या फांसी की सजा से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यहां मैं ये बता देना चाहता हूं कि एंटीमार्टम ड्रॉनिंग के भी 3 प्रकार हो सकते हैं, सुसाइडल, एक्सीडेंटल और होमिसाइडल। पुलिस के लिए सबसे कठिन काम है कि किसी ड्रॉनिंग को होमिसाइडल कैसे सिद्ध किया जाए। तो उसके लिए सिंपल यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और दूसरा मृतका की लाश किस अवस्था में प्राप्त हुई, क्या उसके शरीर पर कोई चोट के निशान थे, मृतक या मृतिका का आरोपियों से क्या रिश्ता रहा है, उनके एंटीसीडेंट, ये सारे पॉइंट्स एविडेंस में लाया जाना चाहिए और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करना चाहिए कि मृतका की हत्या की गई है। यह कोई एक्सीडेंटल या सुसाइडल मामला नहीं है बल्कि यह होमिसाइडल मामला है। इसमें तीनों आरोपियों ने मिलकर के उसकी हत्या की है और यदि कोर्ट कन्विंस होता है तो फिर इन अप्रूवर को छोड़ के 2 आरोपियों को तो निश्चित रूप से आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा रहा इसके बारे में आप अपने टिप्स से जरूर अंकित करें। अगर आप कोई अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया जरूर मुझे अवगत करावें। थैंक यू वेरी मच।